प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का। और लास्ट वाले वीडियो से आगे, लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ध्वनि का संचरण तक पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में उससे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने यांत्रिक तरंगों के प्रकार देखे थे ऊपर वाले पॉइंट में। उसमें देखा था अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो फर्दर द मैकेनिकल वेव्स, जो आपकी यांत्रिक तरंगें थीं, वो दो भागों में बांट दी गई, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो अब पहले आइए हम अनुप्रस्थ तरंगों को पढ़ते हैं। तो इसमें देखें कि जब माध्यम के कणों के कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होती है, तब इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। इसको समझते हैं। तो इसमें जो माध्यम के कण हैं, ठीक है, माध्यम के कण अगर मैं इन पॉइंटों से आपको दिखा दूं, जैसे ये पॉइंट अगर बना लीजिए, माध्यम में कोई पॉइंट है, तो ये जो कण हैं अगर वाइब्रेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? लंबवत, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सभी कण ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे और जो तरंग चल रही है वो इस तरीके से चल रही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक रस्सी ले ली जाए और रस्सी का एक सिरा आप बांध दीजिए और उस पर एक चौक से निशान लगाइए और इस रस्सी को इसी तरह इस वेव फॉर्म में अगर चलाएंगे तो ये जो निशान आपने लगाया था ये आपको एक लंबी रेखा के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पता चला कि ये इस प्रकार की तरंगें कैसे हैं, जो डॉट का निशान है वो तरंग के कणों की कंपन की दिशा को दिखा रहा है, जबकि तरंग किस तरह चल रही है? इस दिशा में। तो ये तरंग के चलने की दिशा, ये तरंग के चलने की दिशा और ये कणों के कंपन करने की दिशा। तो ये दिशा एक दूसरे के कैसे? लंबवत है। लंबवत का मतलब इनके बीच में जो कोण बनना है वो कितना है? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तरंगें जो आपकी होती हैं, ये तरंगें आपकी कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगें। उदाहरण में देख लीजिए, रस्सी में जो उत्पन्न तरंगें हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। इसीलिए जल के पृष्ठ पर जो उत्पन्न तरंगें हैं वो भी आपका अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। आइए चित्र के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको मैंने अभी पीछे समझाया था वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक दीवार आपको दिखा दी या दृढ़ सिरा दिखा दीजिए। यहाँ से एक वेव को आपने बांध, एक रस्सी को बांधा, ठीक है, उसमें वेव उत्पन्न कर रहे हैं। माध्यम के जो कण हैं वो ऊपर नीचे कण कंपन कर रहे हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि अनुप्रस्थ तरंगों में कुछ इस तरीके से बन रहे हैं वेव्स। तो यहाँ पर जो उठा हुआ भाग होता है इसको श्रृंग बोलते हैं और जो दबा हुआ नीचे वाला भाग है उसको गर्त बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगों में किसका निर्माण होता है, तो श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। इसको आप इसमें लिख लेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ आ जाएगी। आगे देखते हैं, गुणों पे आते हैं। तो पहला गुण है कि इन कणों के कंपन तरंग के संचरण के लंबवत होते हैं। क्लियर हो गया है। इन तरंगों में सेकंड पॉइंट कह रहा है, इन तरंगों में श्रृंग व गर्त बनते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है, दो लगातार श्रृंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं और इसे लैम्डा, लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और श्रृंग तथा गर्त के लिए दाब और घनत्व तो एक समान होते हैं। इन बिंदुओं पर दाब और घनत्व सभी जगह कैसा होगा? एक समान होगा, कहीं पर ज़्यादा या कम नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एक चीज़ और क्लियर करते हैं, श्रृंगों व गर्तों के बीच की दूरी। तो देख रहे हैं कि एक उठाव, फिर एक झुकाव, यानी एक गड्ढा पड़ा, ठीक है, दाब हुआ, फिर एक उठाव पड़ रहा। तो जो उठे हुए सिरे हैं उनको हमने बताया आपको श्रृंग हैं। तो लगातार दो श्रृंग पड़ेंगे, उनके नीचे तो लगातार गर्त पड़ेंगे। तो लगातार दो श्रृंगों के बीच की दूरी या लगातार दो गर्तों के बीच की दूरी को आप तरंगदैर्घ्य कहेंगे और इसको किससे दिखाएंगे? लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। जो ये 4 पॉइंट आपके इसके गुण में आप लोग लिखेंगे। इसके बाद में आते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। तो अनुदैर्ध्य तरंगें क्या हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों के कणों के जो कंपन हैं वो तरंग के चलने की दिशा में ही होंगे। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप एक सिरे पे बांध के अगर उसे आप छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेशन भी इसी दिशा में करती है, यानी जिस दिशा में तरंग चल रही है माध्यम के कणों के कंपन की दिशा भी वही रहती है। बस आपको इसमें यही लिखना है, थोड़ा सा अंतर है, परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा। जब माध्यम के कणों के कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा में ही होती है, ठीक है, में ही होती है, तब इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। अब जैसे डायग्राम में आप बनाएंगे इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में पहले स्टेटमेंट आपको उसके बारे में लिखना है कि इसके तरंग संचरण किस तरफ होते हैं। तो गुण में आप लिखेंगे। और जैसे इस स्टूडेंट ने गलती की है कि यहाँ पर जो हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रखा करिए, ठीक है, इससे पता चल जाए कि आपने हेडिंग में विशेष ध्यान दिया है। तो ये प्रॉपर्टीज़ या गुण। तो यहाँ पर पहला पॉइंट, इन कणों के कंपन तरंग के संचरण की दिशा में ही होते हैं। समझ में आ गया आप सभी को।
इन तरंगों में संपीड़न और विरलन बनते हैं। संपीड़न और विरलन क्या होते हैं, देखिए मैंने जैसे बताया कि स्प्रिंग की तरह अगर आप इसे मानेंगे तो स्प्रिंग के छल्ले जहाँ जहाँ पास हों फिर दूर दूर होंगे, फिर पास पास होंगे, फिर दूर दूर होंगे। तो जहाँ पर पास पास हैं वहाँ पर संपीड़न कहते हैं, जहाँ पर पास पास हैं वहाँ पर आप संपीड़न कहेंगे, जहाँ पर दूर दूर हैं वहाँ पर आप विरलन कहेंगे। तो इसी तरह से वहाँ पर श्रृंग गर्त बनते हैं, श्रृंग गर्त फिर श्रृंग फिर गर्त। यहाँ पर संपीड़न बनेगा, फिर विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा, फिर विरलन होगा। तो इसी तरह से ये तरंग माध्यम में संचरण करती है। तो यहाँ पर इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं, समझ में आ गया आपके। अब दाब और घनत्व की बात की जाए तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि जब ये छल्ले पास पास हैं, ठीक है, पास पास बैठे हुए हैं आप सब लोग, एक तरह से इसको भी समझ सकते हैं, तो दाब ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? दाब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो घनत्व और आपका दाब संपीड़न पर अधिकतम होता है और विरलन पर, जब ये दूर दूर होते हैं तो विरलन पर दाब व घनत्व कम होता है। तो चौथे पॉइंट में आपने इसी को लिखा है कि संपीड़न पर दाब व घनत्व अधिकतम तथा विरलन पर दाब व घनत्व कम होता है। तो ये था इसमें। आगे देखें, देखिए ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये जो पॉइंट, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, वैसे तो एवरी चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप वेव पढ़ेंगे तो वेव्स में आप जब 11th या 12th में आएंगे तब यहाँ पर आपको तरंग पढ़नी पड़ेगी और वहाँ तरंग में यही बैकग्राउंड का काम, यही बेस का काम करेगा। तो ये तैयारी आपकी आगे के फ्यूचर की है, तो कोई भी स्टूडेंट इसको ज़रा भी हल्के में ना ले। और ये काफ़ी अच्छा तरीका अपनाया गया है, तो इससे आप मुझे भी कई बार सुन सकते हैं। एक बार समझ में ना आए दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि बार बार मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ बिना किसी परेशानी के। तो इसमें आते हैं अगले वाले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि वायु में ध्वनि की चाल का परिवर्तन। मतलब क्या है कि वायु में ध्वनि की चाल जो है वो कैसे कैसे परिवर्तित होती है। तो आइए सबसे पहले इसको देखें कि इसमें चाल के परिवर्तन से क्या मतलब है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ध्वनि एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाती है, यानी ये रास्ता तय करती है। तो इसकी भी है कि ये 1 सेकंड में कितनी दूरी चलती है, ठीक है। इसने एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस तय करेगी वो उसकी चाल कहलाएगी। नॉर्मली बाय द एक्सपेरिमेंटल डेटा, प्रयोगों के द्वारा ये पता चला है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस जाती है? 332 मीटर ये दूरी कवर करती है। क्लियर है? तो यही पॉइंट आपको इसमें मेंशन करना है कि वायु में ध्वनि की चाल पर निम्नलिखित कारकों, यानी कारक मतलब कारण, फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। वो है क्या है, यदि वायु का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ध्वनि की चाल प्रयोगों के आधार पर 332 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मान विभिन्न भौतिक कारकों के कारण परिवर्तित हो सकता है। किन 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 के कारण चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, तो आइए देखते हैं। अगर सबसे पहले प्रेशर की बात की जाए, दाब की बात करें, तो दाब पर देखें, गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे अभी यहाँ पर अगर एक फार्मूला आपसे कहा जाए V=√RTU/m, तो यहाँ पर इसको बताना थोड़ा सा जल्दी होगा, क्योंकि इसके लिए √P/D आता है और P जिस अनुपात में बढ़ता है उसी अनुपात में D कम हो जाता है। तो यहाँ पर दाब का अभी आप इतना ही पढ़ लें, क्योंकि आपका 9th का स्टैंडर्ड है। ये अब बात हम लोग 11th के स्टैंडर्ड पे वहाँ पर आपसे कंसल्ट करेंगे कि बाय द इक्वेशन क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि प्रेशर का दाब ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेम्परेचर पर आते हैं, जैसे मेंशन किया था 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस इस समय तो टेम्परेचर है नहीं, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएबल है, बदलता रहता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या होगा या कम हो तो क्या होगा, तो वायु का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। क्या कहा, वायु का ताप, टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। मतलब गर्मियों के मौसम में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, तो देखिए यहाँ पर वो भी मैंने मेंशन करवा दिया था कि यदि वायु का ताप, एयर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ कर जाएगी। और अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम नॉर्मली एक फार्मूला में लिख दूँ आपके लिए कि VT = V0 प्लस 0.61T, 0.61T। तो ये फार्मूला आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर फार्मूला नहीं दे रखा है, तो जो स्टूडेंट चाहे इसको नोट कर सकते हैं। और किसी भी टेम्परेचर पर
ध्वनि की चाल कितनी है वो आप पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे बताइए ध्वनि की चाल कितनी होगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टी की जगह पर 20 रखेंगे, वी नॉट की जगह पर कितना रखेंगे 332, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी है 332 है, प्लस 0.61 और मल्टीप्लाई करेंगे किसका 20 का, टी की जगह आप ये करेंगे, तो 20 का 0.61 में मल्टीप्लाई करके 332 के साथ में उसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल वायु में कितनी है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज में आप अपने पास नोट करिएगा। आर्द्रता का प्रभाव आते हैं। आर्द्रता क्या होती है, मॉइस्चर इन द एयर, नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में बढ़ जाती है, ठीक है। नम वायु में जब वायु का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा नमी को, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी अगर कम होगी तो उसकी वेलोसिटी जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सीधा मतलब अगर नमी है वायु में तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, आर्द्रता का सीधा प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है। वायु का प्रभाव क्या होता है, हवा चल रही हो, ठीक है, हवा के बहने की दिशा, आपने देखा होगा छत पे कभी घूम रहे होंगे तो आपको कभी कभी ध्वनि सुनाई देने लगती है, कहीं दूर रामायण हो रही है या कुछ और हो रहा है, तो हवा के साथ में आपको एक साउंड सुनाई देता है, तो वो जो साउंड का सुनना है वो हवा के साथ बह के आ रही है। तो वायु का प्रभाव, वायु के बहने की दिशा ध्वनि के चलने की दिशा में अगर हो तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और हवा अगर विपरीत बह रही हो तो ध्वनि की चाल क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। सभी की समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला पॉइंट और देखते हैं, इसमें है ध्वनि बूम। ध्वनि बूम को थोड़ा समझते हैं। ध्वनि बूम क्या होता है, अगर आपने कभी फाइटर प्लेन्स को अगर कभी आपने देखा हो तो उनकी आवाज़ बहुत ही अलग साउंड होता है, ठीक है। और ध्वनि उसमें जो फाइटर प्लेन्स होते हैं मैक में उनकी ध्वनि नापी जाती है, इतने मैक, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक। तो मैक से क्या मतलब है, मैक से मतलब है कि वो ध्वनि की चाल का कितने गुना है। तो 2 मैक अगर कह रहे हैं तो ध्वनि की चाल का कितने गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना, ध्वनि की चाल से 2 गुना तेज वो चल सकता है। मतलब 332 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 664। मतलब क्या हो गया कि इस समय जो अगर 2 मैक की स्पीड से चल रहा है तो उसकी चाल कितनी है, 664 मीटर पर सेकंड है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन ऐसी स्पीड होने से और क्या बेनिफिट है, देखिए इसी में वही उसी का वर्णन है कि जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से तेज चलती है तो उसकी चाल को पराध्वनिक चाल कहते हैं। अगर 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा हो गई तो उस चाल को आप क्या बोलेंगे, पराध्वनिक चाल कहेंगे। इस चाल से अधिक चाल होने पर वस्तु वायु में अत्यधिक प्रबल ध्वनि तरंगें उत्पन्न करती हैं। जो भी अगर मान के चले फाइटर प्लेन की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी तो वो अपने पीछे एक वेग छोड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं, प्रघाती तरंगें कहते हैं। इन प्रघाती तरंगों के द्वारा ध्वनि का एक तीव्र विस्फोट आवाज में यानी वायु में होगा, जिसको ध्वनि बूम कहते हैं। अगर ये ध्वनि तरंगें किसी भी मीनार के कांच के शीशों वगैरह से टकराती हैं तो उन्हें ये चकनाचूर कर सकती हैं, उन्हें ये नष्ट कर सकती हैं, तोड़ सकती हैं। क्लियर है। तो जितने भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर बैंड होता है कि आप ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएंगे, और अगर जाना भी है तो उनको काफ़ी अधिक ऊंचाई पे जाके आप चलाएंगे, जहाँ पे किसी भी मीनार से उनका टकराने का खतरा नगण्य हो, नील हो, ठीक है। तो आज इस चैप्टर तक यहीं तक आप इसको कंप्लीट करिएगा। अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट पॉइंटों के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।